Assalamu alaikum students. Today we will discuss our next topic empirical and molecular formula जो कि पेज नंबर 12 पे और 13 पे दिया हुआ है। और आज साथ में जो है वो हम लोगों ने डिस्कस करना है टेबल 1.5। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने केमिकल फार्मूला को डिटेल में पढ़ा था कि केमिकल फार्मूला जो है वो किसी भी कंपाउंड का जब हम लिखते हैं तो वो उस कंपाउंड में मौजूद नंबर ऑफ़ एटम्स या उनके सिंबल्स या एलिमेंट के जो है वो नाम के बारे में बताता है, उनके मास के बारे में बताता है। तो यानी वो क्या थे, उसके कुछ सिग्निफिकेंस थे और केमिकल फार्मूला को लिखने के कुछ रूल्स हमने पढ़े थे। अब केमिकल फार्मूला की जब हम बात करते हैं तो केमिकल फार्मूला जो है वो हमेशा दो तरह का होता है, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जो भी केमिकल फार्मूला जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं किसी भी कंपाउंड का तो उसमें मौजूद जो नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं ना उनकी एक्चुअल अमाउंट के बारे में बताता है, यानी उनकी एक्चुअल तादाद के बारे में बताता है। यानी इट गिव्स द टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। यानी उस कंपाउंड में मौजूद जितने भी नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं, चाहे वो 2 हैं, 3 हैं या 4 हैं, तो उनकी टोटल तादाद के बारे में बताता है। लेकिन जब हम एम्पिरिकल फार्मूला की बात करते हैं ना तो एम्पिरिकल फार्मूला होता है सिंपलेस्ट फार्मूला। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला को सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है वो लिखा जाता है, यानी और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, यानी इट रिप्रेजेंट्स द स्मॉलेस्ट या सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। यानी उस केमिकल फार्मूला में उस कंपाउंड में मौजूद जितने भी नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं उन नंबर ऑफ़ एटम्स के दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशो है जो निकाली जाती है, तो उससे फिर जो फार्मूला होता है उस फार्मूला को हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं एग्जांपल हमारे पास है ये कंपाउंड इथीन। इथीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H4। अब C2H4 मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें क्या बता रहा है, ये हमने इस फार्मूला में मौजूद नंबर ऑफ़ एटम्स यानी उनकी टोटल तादाद को बता रहा है। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4 में कार्बन के 2 एटम हैं और हाइड्रोजन के 4 एटम हैं। तो यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स यानी उनकी तादाद के बारे में बता रहा है, यानी 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। जबकि जो है जब हम इसको एम्पिरिकल फार्मूला लिखते हैं तो एम्पिरिकल फार्मूला के लिए फिर हम क्या करते हैं, हम इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं ना इनके दरमियान जो है वो सिंपलेस्ट रेशो निकालते हैं। अब ये सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकलती है, अब देखें यहाँ पर 2 कार्बन के एटम है और 4 हाइड्रोजन के एटम है। तो फिर 2 और 4 इसको जो है यानी इन एटम्स की जो तादाद है इसको हम किसी ऐसे डिजिट से या ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं कि ये इससे मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो जाए। तो डिवाइड होने के बाद फिर इन एटम्स के दरमियान क्या आ जाती है, सिंपलेस्ट रेशो आ जाती है, यानी सिंपलेस्ट रेशो निकाली जाती है। तो अब 2 और 4 जो है ये डिवाइड हो जाता है 2 पे। तो जब इसको 2 पर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर कार्बन का एटम रह जाता है 1 और हाइड्रोजन के एटम रह जाते हैं 2। पहले कितने कार्बन के एटम थे, 2 और हाइड्रोजन के 4। लेकिन जब हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो कार्बन का 1 एटम रह जाता है और हाइड्रोजन के 2 एटम रह जाते हैं, यानी इनके दरमियान जो है वो क्या आ जाती है, सिंपलेस्ट रेशो आ जाती है। तो पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, इथीन का C2H4 जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन एटम हैं 2 और हाइड्रोजन के 4 एटम। लेकिन जब हम उसकी जो है वो सिंपलेस्ट रेशो निकालते हैं ऐसे डिजिट से डिवाइड करने के बाद तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से ये क्या बन जाता है, एम्पिरिकल फार्मूला, और ये बन जाता है CH2। यानी एम्पिरिकल फार्मूला जो है इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे देखें हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2O2। यानी इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान रेशियो क्या है, 2 और 2 की, यानी 2:2। अब इसको जो है वो 2 पे डिवाइड करते हैं तो इनके दरमियान रेशियो आ जाती है 1 और 1। यानी हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जब लेके आते हैं तो फिर 1 और 1 रेशियो जो आती है इट मीन्स कि हाइड्रोजन का भी एक एटम है और ऑक्सीजन का भी एक एटम है। तो H2O2 ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स को बताता है। यानी इसको देख के ही हमें पता चल जाता है कि इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है और 2 ऑक्सीजन के एटम है। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला आगे निकालते हैं, यानी हम एम्पिरिकल फार्मूला क्या बताता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन आ मॉलिक्यूलर कंपाउंड या इन अ केमिकल फार्मूला। इसी तरह हम एक और एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है ग्लूकोज की। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। यानी इसमें 6 कार्बन के एटम हैं, 12 हाइड्रोजन के और 6 ही ऑक्सीजन के एटम हैं। इनके दरमियान रेशियो होती है 6, 12 और 6 की। अब जब हम इसको सिंपल करते हैं तो हम इसको जो है वो 6 से डिवाइड करते हैं क्योंकि
6, 12 और 6 ये 6 पर डिवाइड हो जाते हैं। तो जब हम इसको 6 पर डिवाइड करते हैं तो इनके दरमियान रेशो हो जाती है 1, 2 और 1 की, यानी कार्बन का एक एटम रह जाता है, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के एक, यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है। तो ये क्या है, दिस इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। मॉलिकुलर फार्मूला, इट शोज़ द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिकुलर कंपाउंड। और जब हम इसको जो है इसके दरमियान जो नंबर ऑफ एटम्स हैं इनकी रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, यानी जो यानी किसी ऐसे डिजिट से डिवाइड करते हैं जिस पर ये मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो जाता है, तो उसके बाद जो फार्मूला होता है उस फार्मूला को हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो मॉलिकुलर फार्मूला से डिराइव किया जाता है, यानी इनका आपस में जो है वो लिंक पाया जाता है। अब एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिकुलर फार्मूला से हम कैसे डिराइव करते हैं, उसके लिए जो है जो हमारे पास मॉलिकुलर फार्मूला होता है ना, उसका जो टोटल मैस होता है उसको एम्पिरिकल फार्मूला के मैस के साथ डिवाइड करते हैं। यानी सपोज़ हमारे पास एक कंपाउंड है, सपोज़ कोई सा भी कंपाउंड है जिसका मॉलिकुलर मैस क्या है 90 और उसका एम्पिरिकल फार्मूला का मैस है 30, तो हम 90 को जो है वो 30 पर डिवाइड करते हैं। तो 90 को 30 पर डिवाइड करने पर हमारे पास आ गई है 3, और ये 3 क्या है, ये n है। तो अब n जो है असल में ये हम जो है ये वो नंबर है जिस नंबर को, यानी ये 1, 2, 3 जो भी नंबर आता है, इस नंबर को फिर हम एम्पिरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है मॉलिकुलर फार्मूला। जैसे देखिए हमने 90 को 30 पर जब डिवाइड किया तो ये आ गया 3। अब 3 को जो हमारे पास था एम्पिरिकल, यानी हमारे पास था एम्पिरिकल फार्मूला CH2O। तो इस CH2 के साथ जब हमने 3 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास निकल आया ये मॉलिकुलर फार्मूला, यानी C3H6O3, यानी 3 से मल्टीप्लाई करना, ये अंदर मौजूद जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं, कार्बन का एक एटम है, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का एक है, तो इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मॉलिकुलर फार्मूला निकलता है C3H6O3। इट मीन्स कि अगर हमने एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है तो हम मॉलिकुलर फार्मूला को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास है एम्पिरिकल फार्मूला CH3 और मॉलिकुलर फार्मूला है C2H6। अब इस मॉलिकुलर फार्मूला का मोलर मैस है 30, यानी जो मॉलिकुलर फार्मूला का मैस वो 30 है, जबकि जो एम्पिरिकल फार्मूला का मैस है वो क्या है 15। हम क्या करेंगे, हम 30 को डिवाइड कर देंगे 15 से, 30 को 15 से डिवाइड किया तो n आ गया हमारे पास 2। अब ये n क्या है, ये वो नंबर है, यानी ये होल नंबर है जिसको हमने इस CH3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा। जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन का एक 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा C2, हाइड्रोजन के 3 एटम है तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा C2H6, यानी एम्पिरिकल फार्मूला से निकल आया मॉलिकुलर फार्मूला। तो स्टूडेंट्स ये जो यहाँ पर फार्मूला और ये सारी कैलकुलेशन दी हुई है ना, ये आपकी बुक पे नहीं है, तो इस वजह से आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये हमारी बुक पे नहीं है तो हमने इसको करना है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि वहाँ पर आपकी बुक पे जो है ना वो सिर्फ ये वाला फार्मूला दिया हुआ है कि हम मॉलिकुलर फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं या एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिकुलर फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। ये टोटल सारा जो है वो आपको समझाने के लिए था, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस आपको बताने के लिए है कि हम कैसे जो है वो फार्मूला, यानी इन दोनों का आपस में कैसे रिलेशनशिप पाया जाता है और इसको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो आपकी बुक पे जो दिया हुआ है वो यहाँ पर आप लोगों ने पेज नंबर 13 पर आ जाए, यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन दी हुई है और साथ में इसकी एग्जांपल ये मैंने हाईलाइट कर दी है। सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। और फिर यहाँ पर ये नीचे पैराग्राफ है, ये इसकी एग्जांपल का है कि कोवलेंट कंपाउंड सिलिका जिसको हम सैंड कहते हैं, इसमें सिंपलेस्ट रेशियो होती है 1 और 2 की, जो कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन के दरमियान होती है। इस वजह से इसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है SiO2। इस तरह ग्लूकोज की एग्जांपल अभी हमने पढ़ी है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान रेशियो होती है 1, 2 और 1 की, और इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है CH2O। तो ये क्या है एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन और साथ में एग्जांपल। उसके बाद जब हम आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो आयनिक कंपाउंड की जो फार्मूला होते हैं उनको हम, इनके एम्पिरिकल फार्मूलाज को हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन आप लोगों ने यहाँ पर मार्क की हुई है कि इट इज़ डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयंस एज प्रेजेंट इन द आयनिक कंपाउंड, यानी आयंस के दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशियो होती है आयनिक कंपाउंड में उसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। जबकि ऊपर क्या है एम्पिरिकल फार्मूला जो कोवलेंट कंपाउंड का होता है। इसकी एग्जांपल दी हुई है फार्मूला यूनिट ऑफ कॉमन साल्ट, यानी इसमें एक सोडियम का आयन होता है, एक क्लोराइड आयन होता है, तो इस वजह से उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है NaCl। इसी तरह पोटाशियम ब्रोमाइड का KBr जो है वो फार्मूला यूनिट होता है, और यही क्या है इसका एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये दोनों एग्जांपल किसकी हैं, इस फार्मूला यूनिट की
डेफिनेशन के साथ आप लोगों ने लिखनी है, और एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक, और साथ में ये वाला पैराग्राफ इसकी एग्जाम्पल। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे है जी मॉलिकुलर फार्मूला। मॉलिकुलर फार्मूला की डेफिनेशन आप लोगों ने बतानी है कि मॉलिकुलर फार्मूला शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड, यानी उस कंपाउंड में मौजूद टोटल नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है। और साथ में यहाँ पर इसकी एग्जांपल दी हुई है। मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6 विच इज़ डिराइव फ्रॉम द एम्पिरिकल फार्मूला CH, यानी एम्पिरिकल फार्मूला इसका CH होता है, लेकिन मॉलिकुलर फार्मूला क्या है C6H6, जिसमें n जो है वो किसको शो करता है, यानी n जो है वो 6 है, और ये नंबर ऑफ यानी आप कह सकते हैं यानी वो होल नंबर है जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करके निकालते हैं मॉलिकुलर फार्मूला को। एम्पिरिकल फार्मूला को जो है वो n से मल्टीप्लाई करते हैं और मॉलिकुलर फार्मूला हमारे पास आ जाता है। तो ये आगे इसकी डेफिनेशन और साथ में एग्जाम्पल। इसके बाद मॉलिकुलर फार्मूला, ये अंडरलाइन किया हुआ है कि मॉलिकुलर फार्मूला हम डिराइव करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला से, तो उसके लिए फार्मूला दिया हुआ है मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला, और साथ में ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है n, वेयर n इज़ 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी कोई सा भी नंबर हो सकता है। इसके बाद ये टेबल है, ये टेबल आप लोगों ने करना है। कुछ कंपाउंड के एम्पिरिकल और मॉलिकुलर फार्मूलाज दिए हुए हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला होता है HO, मॉलिकुलर फार्मूला होता है H2O2। उसके बाद बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला है CH और मॉलिकुलर फार्मूला होता है C6H6। ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O और मॉलिकुलर फार्मूला है C6H12O6। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये टेबल जिसमें ये एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला ये आप लोगों ने MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना है, और आप लोगों ने इसको एग्जाम्पल के लिहाज से भी करना है, या शॉर्ट क्वेश्चन में भी किसी भी कंपाउंड के नाम के साथ जो है उसका एम्पिरिकल या मॉलिकुलर फार्मूला पूछ सकते हैं। तो आप लोगों ने ये टेबल भी अच्छे तरीके से याद करना है। इसके बाद ये लास्ट में लाइन दी हुई है कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके एम्पिरिकल और मॉलिकुलर फार्मूला सेम होते हैं, जैसे वाटर है, तो वाटर का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला दोनों सेम होते हैं H2O, हम इसको मज़ीद सिंपल नहीं कर सकते। इस तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो उसका एम्पिरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला HCl ही लिखा जाता है। सो स्टूडेंट्स आज के आपकी डायरी के आप लोगों ने पेज नंबर 12 और 13 पे तीनों डेफिनेशंस, एम्पिरिकल फार्मूला, फार्मूला यूनिट और मॉलिकुलर फार्मूला, इनको इनकी एग्जांपल्स के साथ याद करना है, इसका होमवर्क करना है, और साथ में जो टेबल 1.6 है इसको भी आप लोगों ने याद करना है और होमवर्क करना है।